के लेक्चर में हम स्यूडो फोर्स के बारे में जानेंगे। जब हम 11th में लॉज ऑफ मोशन पढ़ना शुरू करते हैं, कोचिंग में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। 11th में जो बच्चे स्टडिंग करते हैं उनको स्यूडो फोर्स के प्रति बहुत इतनी एक्साइटमेंट रहती है, तो सब कुछ छोड़ के केवल स्यूडो फोर्स पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि स्यूडो फोर्स के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। आंख मूंद के वो स्यूडो फोर्स लगा तो देते हैं, लेकिन स्यूडो फोर्स से रिलेटेड जब उनको क्वेश्चंस पूछो तो वहां उनके पास जवाब नहीं है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी आपको हम बताने हैं। आज के लेक्चर में हम स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्यूडो फोर्स के बारे में बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होती है, खास करके वो बच्चे जो 10th से 11th में आते हैं और कोचिंग वगैरह लेते हैं, मीन्स IIT वगैरह की तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मैंने बहुत अच्छे बच्चों को देखा और ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत ग्रेट टीचर्स से पढ़े, बहुत ग्रेट टीचर्स। लेकिन जब मैंने देखा है कि स्यूडो फोर्स के बारे में उसको मिसकंसेप्शन बहुत है, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रेज होता था, इतना ग्रेट टीचर, इतना नॉलेजेबल टीचर, बच्चों को स्यूडो फोर्स के बारे में मिसकंसेप्शन क्यों है। तो लेटर ऑन रिसर्च के बाद हमें ये पता हुआ, मालूम हुआ, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, पहले आप पढ़ते हैं नाउन, फिर आप पढ़ते हैं प्रोनाउन, फिर आप पढ़ते हैं वर्ब, फिर आप पढ़ते हैं एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, देन टेंस। अब इमेजिन करिए कि एक बच्चा इंग्लिश पढ़ने जा रहा है, वो सीधा एडवर्ब या टेंस से स्टार्ट करता है। उसे ना नाउन पता है, ना प्रोनाउन पता है, ना वर्ब पता है, तो वो एडवर्ब या एडजेक्टिव या टेंस को सही से कैसे समझ सकता है। तो मैंने ये महसूस किया कि स्यूडो कोर्स में बच्चों को दिक्कत इसलिए आती है, और मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जिनका इंटेलिजेंस लेवल अच्छी खासी है। टीचर जिनसे वो पढ़ते हैं वो भी काफी बेहतर और ब्रिलियंट टीचर है। मैंने महसूस किया कि बच्चा स्यूडो कोर्स मीन्स एडवर्ब तो पढ़ रहा है, लेकिन उसे नाउन प्रोनाउन या वर्ब के बारे में पता नहीं। मीन्स जो स्यूडो कोर्स की बेसिक्स हैं, स्यूडो कोर्स हम क्यों पढ़ते हैं, स्यूडो कोर्स पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, क्या बिना स्यूडो कोर्स पढ़े सवाल बन सकता है, इन सब बातों के सवाल उनके पास नहीं है। तो सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं जिसको हम बिना स्यूडो कोर्स के बनाएंगे, फिर आपको कंपैरिजन में पता चलेगा कि स्यूडो कोर्स की क्या यूटिलाइजेशन है, या स्यूडो कोर्स जब आप यूज करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें नई आ जाती है आपके सोल्यूशन में, प्रॉब्लम के सोल्यूशन में। सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं और उसको हम बेसिक से बनाएंगे, जैसे कि अभी तक सवाल बनाते हुए आए। लेट अस स्टार्ट ए क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास एक वेज और ये ब्लॉक का सिस्टम है। ये क्वेश्चन के फॉर्म लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अ ब्लॉक of mass m is placed on a wedge of mass capital M as shown. All contact surface is frictionless. Calculate acceleration of small m and acceleration of capital M. यहाँ दो मास है m और m, आगे के लिए हम इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। ये 1 है और ये 2 है। अब अभी तक हमने दुनिया भर के सवाल पढ़ लिए,
आखिर इस सवाल में दिक्कत क्या है? तो इस सवाल को चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ एफबीडी फर्स्ट। एफबीडी जब आप ड्रॉ करेंगे ये आपका एनजी छोटे ब्लॉक पे, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, और ये एंगल आपका थीटा गिवन है, प्लेन से थीटा, और इसके पीछे ये वेज है। ये कैपिटल एमजी, ये सरफेस का रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल सरफेस का, इस सरफेस का, और इस एन का रिएक्शन। ये हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो जब हम क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, सबसे पहली बात कि सवाल में दिक्कत क्या है। आइए सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं। ये हो गया छोटे ब्लॉक का एफबीडी 1 का, और ये हो गया वेज का। वेज क्या होता है? ट्रायंगुलर मास को वेज बोलते हैं। ट्रायंगुलर मास का जो शेप होता है इसको आमतौर पर हम वेज बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप मास, यूजुअली हम वेज बोलते हैं। जब हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो हम बच्चों को एक सवाल नॉर्मली पूछते हैं। इस सवाल, इस छोटे ब्लॉक के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चा छूटते ही बोलता है ये डायरेक्शन, ये छोटे ब्लॉक के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ओके, पहला सवाल इसमें मैं आपको पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, वीडियो को 2 मिनट पॉज करके सोच लीजिए। दूसरा सवाल आपसे ने पूछा कि विल वेज मूव, ये भी आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए। ओके, मैं मानता हूं 2 मिनट हो गए। तो बच्चे बोलते हैं वेज नहीं चलेगा सर। अब मैं बच्चों को पूछता हूं कि कोई ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, ये किन चीजों पे डिपेंड, फोर्स लगता है या नहीं लगता। तो अगर ये वेज आपका मूव करता है, मान लीजिए, तो ये वेज अगर आपका मूव करेगा, अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या ये वेज मूव करेगा, तो मान लीजिए आंसर अगर नो है, क्या ये वेज इधर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या ये वेज इधर जा सकता है? नहीं जा सकता। ये वेज या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। पॉसिबल डायरेक्शन या तो एक्स ये होगा या माइनस एक्स होगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये वेज मूव करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर फोर्स लगता है या नहीं लगता है। अगर ये मान लीजिए हम एक्स डायरेक्शन मान लेते एक्स, और सारे फोर्स को वेज में इधर रिजॉल्व कर देते, तो फोर वेज सम ऑफ एफेक्ट्स क्या हो जाएगा? बेटे इस सवाल में हम टाइम कुछ ज्यादा लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको सूडो फोर्स की ओरिजिन समझाई जा रही है कि पेशेंट और एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। तो सम ऑफ इफेक्ट्स हो जाएगा बेटे, एक mg cos 90 का कंपोनेंट, एक n1 cos 90 इसका कंपोनेंट, दोनों एक्स पर परपेंडिकुलर, ये एंगल आप देख रहे हैं 90 डिग्री, और एक ये n का डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो एक हो जाएगा n cos 90 माइनस थीटा। कुल मिला के इसके ऊपर ये और ये फोर्स जीरो है, तो
सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आई एन साइन थीटा। इसका मतलब इस वेज के ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है एन साइन थीटा। इसका मतलब ये वेज मूव करेगा, सपोज इसका एक्सेलरेशन m/2 है। अब इस वेज के मूव करने से क्या होता है, अब आप देखिए, ये मैंने यहां बनाया हुआ, ये n है, ये mg है, एंगल आपका थीटा है, ये आपका n है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, ये आपका mg है और ये आपका n1 है, ये एंगल थीटा है। अब जब वेज के पीछे की तरफ मूव करने से क्या होगा, सपोज कीजिए आप एज ए ऑब्जर्वर यहाँ खड़े हैं, अपने आप को ऑब्जर्वर मान, आपने छोटे वाले ब्लॉक को पहले पोजीशन 1 पे देखा यहाँ, अब जब ये 1 से इस 2 पोजीशन पर आएगा एंड 3 पोजीशन पर आएगा, ये इस तरीके से स्लाइड करेगा। तो जब तक ये 1 आएगा वेज अपने इस पोजीशन x से इस पोजीशन y पे पहुंच जाएगा। आपने ब्लॉक को पहले 1 पे यहाँ देखा, अब आप उसको कहाँ पर देखोगे, 2 पर देखोगे। आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, यहाँ से यहाँ पहुंचने के दौरान ये वेज इस पोजीशन x से इस पोजीशन y पे पहुंच। अब मान लीजिए वेज z पोजीशन पर आता है, ग्रीन वाला z, तब तक ब्लॉक 2 से 3 पर आएगा। ये आपका पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 2 है, और अब ये आएगा 3 पर। तो जब तक ये 3 पर आएगा, इस पोजीशन पर आएगा, तब तक वे स्लाइड करके यहाँ जेड पोजीशन पर आ जाएगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले आपने ब्लॉक को कहाँ देखा, यहाँ पे देखा, उसके बाद कहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, उसके बाद कहाँ पर देखा, यहाँ पे। तो यहाँ से ब्लॉक को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं, आप ब्लॉक को, छोटे वाले ब्लॉक को तो किधर जाता हुआ। आई होप आप समझ गए, नहीं समझे तो एक बार और करते हैं। यहाँ आप खड़े थे, फिर से देखिए, ये वेज यहाँ पर था 1, फिर ये स्लाइड होके यहाँ आएगा, फिर ये स्लाइड होके यहाँ आएगा, ये 3 पोजीशन ले लेते हैं। अब ये 1 से 2 पर आया, तो ये एक तरीके से यहाँ आया, क्योंकि ये वेज पीछे की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूअस मूव्स बैकवर्ड। ये वेज की पोजीशन ये हो जाएगी नई पोजीशन। आप यहाँ से पहले इसको यहाँ देखे, अब कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर। फिर ये यहाँ से जब 3 नंबर के पोजीशन पर आएगा तो वेज की पोजीशन ये हो जाएगी, पहले ये यहाँ पर था, फिर ये यहाँ आया, फिर ये 3 नंबर पर यहाँ आ गया। आप यहाँ से इसको किधर देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में स्लाइड करता हुआ। आई होप आप समझ गए। ये जो है एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से आप क्या देखें कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में था। यही इस सवाल की कॉम्प्लिकेशन, कि आपने बोला इधर जा रहा है, ये इधर नहीं जा रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, कुछ ऐसा मूव करता हुआ दिखेगा। अब ये डायरेक्शन आपको पता नहीं है। लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में जो स्टेप 1 है ड्रॉ एफबीडी का, आपने कर दिया। ड्रॉ 2 जो है एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, अब आप ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्शन आपको पता नहीं है, सो आप फोर्स को रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट कैलकुलेट सम ऑफ इट। यही इस सवाल की कॉम्प्लिकेशन। तो इसका तोड़ क्या है, आइए देखते हैं। सब चीज का तोड़ है। अब जरा देखिए, अब आप वेज के ऊपर बैठ जाइए सेकेंड प्लेस। अब आप वेज के ऊपर बैठ के ऑब्जर्व करें, पहले कहाँ था, यहाँ, फिर यहाँ से ये 1 से 2 पर आएगा, 1 से ये 2 पर आएगा, तो यहाँ से ये यहाँ आएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ से बैठे बैठे ये यहाँ से यहाँ आया, मतलब इधर चला, फिर ये 1 से 2 पे, और फिर ये 3 पर आया, तो आपने इसको किधर जाता हुआ देखा, इधर जाता हुआ। जब आप वेज पर खड़े हो जाते हैं, वेज पे बैठ जाते हैं, तब आप इसको आप along the वेज चलता हुआ देखिए, along the वेज। ठीक है। अब दोनों ऑब्जर्वेशन में क्या था, ये ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से हुआ है,
तो ये इसका रियल एक्सेलरेशन, ये मूविंग वेज के ऊपर से हुआ, तो ये इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो अब आप देखिए, आपको ये A2 की डायरेक्शन पता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ब्लॉक वेज इस डायरेक्शन में मूव करता है, इसका एक्सेलरेशन हमने A2 एज्यूम कर लिया है, जो हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरी चीजें हमें पता है, ये इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू पता है। अच्छा बच्चों, एक चीज का और प्रिकॉशन दे देता हूँ, इस चीज को समझने के लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी की पूरी आइडिया होनी चाहिए, नहीं तो आपका अंडरस्टैंडिंग पुअर हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक बार देख लीजिएगा, रिवर्स प्रॉब्लम, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं लेक्चर के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि फिजिक्स को समझना है तो कंपोनेंट आना चाहिए, वेक्टर एडिशन आना चाहिए। अब सूडो फोर्स पर आप आ चुके हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी आना चाहिए। तो हमें दो चीजें पता है, क्या पता है? एक एक्सेलरेशन ऑफ बड़ा ब्लॉक जो हमने A2 लिया हुआ, एक हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू जो अलोंग द वे चाहिए, एंगल थीटा है। ठीक है, दो चीजें हमें पता है। अब इसी के हेल्प से हम इसका ये रियल एक्सेलरेशन, आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि इस सवाल की कॉम्प्लिकेसी क्या है कि हमें इस वन के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता नहीं। तो आइए इसको हम बनाते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं, कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, अब सिंपल है। अब देखिए, आइए अब इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट ड्रॉ कर दिया, छोटे वाले ब्लॉक पर ये एन लग रहा है, ये एम जी लग रहा है। अब हमने ये देख लिया कि इसका डायरेक्शन ये जो है, इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है? हमें A2 पता है, A12 पता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से पता है। ये कुछ, ये हमें कुछ इस तरीके से पता है। ये आपका A2 है, ये आपका A12, दोनों के बीच का ये एंगल थीटा। आइए रिलेटिव वेलोसिटी पे चलते हैं। A12 इक्वल टू A1 माइनस A1 क्या हो जाएगा? A12 प्लस A2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये C इक्वल टू A प्लस बी के फॉर्म में है, जस्ट वेक्टर एडिशन है। फॉलो कीजिए, इसके हेड पर इसका टेल, जस्ट एक वेक्टर एडिशन है। सॉल्व कीजिए, A12 हो गया, इसको सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हम A0 लिख देते हैं। ये आपका A2 हो गया और ये आपका A1 हो गया, ये एंगल आपका थीटा है। अब जरा देखिए कि मैं बार बार बोल रहा हूँ व्हाट इज फिजिक्स। फिजिकल सिचुएशन को मैथ में कन्वर्ट कर देना ही फिजिक्स। देखिए क्या एनालॉजी है, आपने ग्राउंड से इसका एक्सेलरेशन किधर देखा? ये देखा A1, वेज के ऊपर से किधर देखा? ये देखा A12। तो देखिए, जो आप ग्राउंड से रियलिटी में देखते हैं, मैथमेटिक्स में भी एग्जैक्टली वही आता है। ये डायरेक्शन हमने से एक्स ले लिया और ये डायरेक्शन हमने से वाई ले लिया। ये अलोंग द प्लेन है, अलोंग द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर द प्लेन। तो A1 एक्स अगर हम कैलकुलेट करें बच्चों, ये हो जाएगा A12x प्लस A2x। ठीक है, ये हो जाएगा A0 क्रॉस 0, आई होप का कंपोनेंट समझ रहे होंगे। और ये हो जाएगा A2 क्रॉस, तो A2 और x में कितना एंगल है? तो A2 और x में ये एंगल कितना बन जाएगा? 180 माइनस थीटा बन जाएगा, तो 180 माइनस थीटा। ये हो गया A0 माइनस A2 कॉस थीटा। A0 हमने A12 को लिखा हुआ है। सिमिलरली A1y क्या हो जाएगा?
a12y प्लस a2y। ये क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको मालूम हो जाएगा। तो ये a0 cos y और a0 में कितना एंगल है 90 डिग्री, प्लस a2 cos a2 और y में कितना एंगल है ये देखिए, ये y है ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस। तो समझने के लिए कंपोनेंट का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिएगा ये। अब आपको a1 का, इस a1 का x कंपोनेंट पता है और a1 का y कंपोनेंट पता है। अब इस सवाल को हम बना लेंगे। अब आप इसमें सेकेंड लॉ अप्लाई कीजिए। फ्रॉम सेकेंड लॉ, अब इसमें सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। फ्रॉम सेकेंड लॉ, ये एंगल थीटा गिवन है। फ्रॉम सेकेंड लॉ, सम ऑफ fx इक्वल टू mx इक्वल टू ma इक्वल टू ma। तो इसके बजाय हम क्या करते हैं, इस पर दो फोर्स है, एक n है और एक mg है। तो एक n का x कंपोनेंट और एक mg का x कंपोनेंट, ये हो जाएगा ma1x। और अब आप देखिए आपको a1x पता है, ये a1x की वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n cos 90, ये आपका x डायरेक्शन अलोंग द विच n cos 90। दूसरा हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, देखिए mg sin थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा, ये हम कर चुके हैं। और इधर हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा आपका m a0 माइनस a2 cos थीटा, ये हमें पता है। यहाँ a0 जो है, a0 हमने a12 को लिखा हुआ, ठीक है, तो हम वेज के ऊपर से देख रहे हैं। ये 0 हो गया, ये हो जाएगा mg sin थीटा इक्वल टू ma0 माइनस ma2 cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और ये आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर mg sin थीटा प्लस ma0 cos थीटा, इसको हम यूज करेंगे आगे, ma2 cos थीटा इक्वल टू ma0। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। ये रेफरेंस देने वाला हूँ मैं आपको, तो सूडो फोर्स बताया, ठीक है। आइए अब y के अलोंग देखते हैं। आइए अब y के अलोंग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ fy इक्वल टू ma y, ये 1y, ये हो जाएगा ny प्लस mgy इक्वल टू ma1y, ये हो गया n cos 0 माइनस mg cos थीटा। और ये a1y, ये a1y आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस a2 sin थीटा, माइनस a2 sin थीटा, ये हो गया माइनस m a2 sin थीटा। यहाँ से n कितना निकल जाएगा, तो n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा माइनस ma2 sin। और ये वेज इस वेज का इक्वेशन हमने पहले ही निकाल लिया था। इस वेज के लिए आप देखिए, इसके लिए ऑलरेडी हम ये n sin थीटा इक्वल टू ma2 निकाल चुके हैं, ठीक है। n sin थीटा इक्वल टू ma2, ये इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वेज के लिए सीधा लिख देते हैं n sin थीटा इक्वल टू ma2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इस n का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो ma2 निकल जाएगा, मीन्स mg n का वैल्यू पुट कीजिए cos थीटा
माइनस ma2 साइन थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू ma2। तो यहाँ से a2 क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस m साइन स्क्वायर a2 आ जाएगा। और इस a2 का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें a0 आ जाएगा। आइए पुट करते हैं। सवाल क्या था, ये था mg cos थीटा mg sin थीटा सॉरी mg sin थीटा इक्वल टू ma0 माइनस ma2 cos थीटा। सो ma0 इक्वल टू mg sin थीटा प्लस ma2 cos थीटा। It can be written as mg sin theta plus m cos theta multiplied by a2 का वैल्यू क्या आया, a2 का वैल्यू mg sin theta cos theta आया, mg sin theta cos theta divided by m plus m sin square theta। अब इसमें देखिए ये mg sin theta कॉमन आ जाएगा, mg sin theta mg sin theta को आप कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा mg sin थीटा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ m cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा अपॉन m प्लस m cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लीजिए, ये हो गया mg sin थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा m प्लस m cos स्क्वायर थीटा, नो sin स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस m cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय m plus m sin स्क्वायर। इट विल बी कम्स टू बी, ये आ जाएगा mg sin थीटा m प्लस m क्योंकि यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय m प्लस साइन स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ए नोट निकाल देंगे, और ए नोट निकलने के बाद ट्रायंगल रूल से हम ए1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप जरा देखिए ये सवाल कितना टीडियस है अगर हम बेसिक से बनाते हैं। तो अगर इस सवाल को बेसिक से बनाया जाए तो ये कितना लेंथी और कितना थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है। इसी थॉट प्रोसेस को कम करने के लिए एक सूडो फोर्स की टेक्निक ली है, एक टेक्निक जिसमें आप इसमें बहुत सारे स्टेप्स को, बहुत सारे थॉट प्रोसेस को मिनिमाइज करें। ये सारा थॉट प्रोसेस आप देख रहे हैं, इस सवाल के सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस की जरूरत है, ठीक है। आइए अब सूडो फोर्स समझते हैं कि सूडो फोर्स हमें क्या हेल्प करता है इस सवाल को सॉल्व करने में। सबसे पहले सूडो फोर्स समझते हैं। आइए हम सूडो फोर्स समझते हैं। यह हमने दो डायग्राम बनाया है। आप एक बस में बैठे हुए हैं यू, ये आप ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस इधर की तरफ एक स्पीड से जा रही है और अच्छी खासी स्पीड है 40-50 की। अचानक बस ने एक्सेलरेट कर दिया अपने आप को, आप एक झटके से पीछे गिरते हैं, ठीक है। इस केस में अचानक से बस ने ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारने का मतलब है वेलोसिटी के उल्टा एक्सेलरेशन। उस केस में आप आगे की तरफ गिरते हैं।
मतलब बस को अगर हम एक्सेलरेट करते हैं आगे की तरफ तो आप पीछे गिरते हैं। when bus accelerate forward, object throw turn backward, backward, one. So when bus accelerate backward, object thrown forward. ठीक है। अब सवाल होता है कि जब तक आप पीछे गिरेंगे, जब तक आप पीछे गिरेंगे तब तक ये बस, तब तक ये बस कुछ यहाँ से यहाँ थोड़ा आगे आ जाएगी। तो ऐसे बना देते हैं, मतलब आप यहाँ गिरे तो ये जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड का ऑब्जर्वर, ये आप इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है। ये ऑब्जर्वर आपको फाइनली किधर जाता हुआ देखता है, आगे जाता हुआ, आगे जाता हुआ। ठीक है। जब तक आगे गिरेंगे बस यहाँ से यहाँ आ चुका होगा। ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर आपको फाइनली क्या होता है, आगे जाता हुआ। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से पीछे गिरता हुआ किसने देखा, जो बस के अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ। अब आप बिना फोर्स के तो गिर नहीं सकते, तो वो फोर्स कौन सा है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं बेटे स्यूडो फोर्स। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको किसी ने धक्का मार दिया। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, मतलब भूत प्रेत ने फोर्स लगाया। तो स्यूडो फोर्स की फिर क्या बेसिक है, स्यूडो फोर्स की बेसिक मीनिंग, पॉइंट नंबर 1, when an object moving in a non-inertial frame, इसको एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी बोलते हैं। अभी तक जितने ऑब्जर्वेशन किए थे अपने ग्राउंड से वो इनर्शियल फ्रेम था। अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स, इट experience an additional force called pseudo force, इसको pseudo force बोलेंगे। Opposite to the frame acceleration, frame acceleration important point। ये देखिए, जब इसका एक्सेलरेशन आगे था तो आप किधर गिरे, पीछे। जब एक्सेलरेशन आगे था तो आप गिरते हैं पीछे, तो एक्सेलरेशन पीछे था तो आप गिरते हैं आगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का मास है, ऑब्जेक्ट का जो मास है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप इसको इससे रिलेट कीजिए। ये वेज अगर बस है, वेज अगर बस है तो ये ऑब्जेक्ट आप, ठीक है। तो अगर इस पर हम सूडो फोर्स अप्लाई करें तो ये दोनों रियल फोर्स है, एमजी और एन। इसके अलावा इस पर एक एडिशनल फोर्स लग जाए, इसकी वैल्यू
स्यूडो फोर्स बोलते हैं कि वैल्यू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम होगा। आइए इसको नए पेज पर करते हैं। देखिए, जब हम स्यूडो फोर्स की टेक्निक अप्लाई करते हैं तो ये एक तरीके से बस पे ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको आप बस मान सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेट है पीछे की तरफ। तो अगर हम इसमें स्यूडो फोर्स की टेक्निक अप्लाई करें तो सवाल बहुत सिंपल हो जाता है। सवाल कैसे सिंपल हो जाता है? देखिए, अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स एक एडिशनल फोर्स लगेगा जो फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है? ये रहा, ये बस है आपका, मान लीजिए। इसके एडिशनल एक फोर्स लग जाएगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, बताते हैं ये एन और एम जी है। अब ये फोर्स लगाने का मतलब क्या है? ये फोर्स लगाने का मतलब यही स्यूडो फोर्स के सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। ये फोर्स लगाने का मतलब है, जरा देखिए स्टूडेंट बच्चों, ये आपको पीछे गिरता हुआ किसने देखा था? इसके अंदर का बैठा हुआ। तो ये फोर्स लगाने का मतलब है ये जो ऑब्जर्वर है वो फ्रेम के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहां से बैठ के आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? रिलेटिव एक्सेलरेशन। बस यही पेज है इसकी। अब आप स्यूडो फोर्स लगा दिए, इसका मतलब है कि आप फ्रेम के ऊपर बैठे हुए, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर हमेशा रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब आपका सवाल बन गया। देखिए कैसे बन गया। ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, ये एंगल थीटा। तो सम ऑफ, इसको अगर हम x ले लें तो सम ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? एम जी का x कंपोनेंट प्लस एम ए टू का x कंपोनेंट प्लस n का x कंपोनेंट इक्वल टू एम ए नॉट हो जाएगा। ये हो गया एम जी साइन थीटा। कंपोनेंट्स आप वेल थ्रू हो चुके हैं। ये हो जाएगा एम ए टू कॉस थीटा और ये हो जाएगा 0, ये एम ए नॉट हो गया। अब देखिए बच्चों, कम टू द पॉइंट। मैंने आपको देखिए ये राउंड ऑफ करवाया था, सेम इक्वेशन है, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए टू कॉस थीटा इक्वल टू एम ए नॉट। देखिए, तो ये इक्वेशन कितना सिंपल तरीके से आ जाता है, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से सम ऑफ एफ वाई, इसको y लीजिए, ये हो जाएगा n। अब यहां से आप y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे? यहां से बैठ, यहां पर जब आप बैठ जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को ऑलवेज, यहां पर बैठने के बाद इस ऑब्जेक्ट को आपने ऑलवेज इस लाइन के अलोंग स्लाइड करता हुआ देखा। तो ये आपका अगर y है, यहां से बैठने के बाद इस y डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट कितना देखा था? 0। तो ए वाई कितना हो जाएगा? A1 to 1 0 हो जाएगा इस पर बैठने के बाद। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। सम ऑफ एफ वाई क्या हो गया? एन वाई प्लस एम जी वाई प्लस एम ए टू का वाई कंपोनेंट इक्वल टू एम A1 to y, जो कि एक्सेलरेशन आपका A1 to है। अब ये कितना हो जाएगा? एन वाई एन हो जाएगा, एम जी वाई माइनस एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस एम ए टू साइन थीटा इक्वल टू 0। सो n will be equal to, so n will be equal to mg cos theta ma2 sin। ठीक है, अब आप देखिए आपके 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन mg sin थीटा माइनस ma2 cos थीटा इक्वल टू ma0 1,
ये वाला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन n इक्वल टू mg cos थीटा माइनस ma2 साइन थीटा, और तीसरा इक्वेशन n साइन थीटा इक्वल टू ma2। कितना कम थॉट प्रोसेस पे आ गया। अब आप तीनों को सॉल्व करेंगे, ये तीनों इक्वेशन ये सेम इक्वेशन, यही तीन इक्वेशन। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। इस तीन इक्वेशन को लाने से, सूडो फोर्स अप्लाई करने से थॉट प्रोसेस बिल्कुल कम हो जाता है। ये आपका ये लेक्चर स्टडी करने के लिए, इस सवाल को हम दोबारा सूडो फोर्स लगा के बना के दिखाएंगे और मुश्किल से 3-4 मिनट का टाइम पड़ेगा। इसको आप स्टडी करके सूडो फोर्स को समझें, ये थ्योरी की तरह ट्रीट करें, फिर आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके और एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग की